जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस कोर्स माइट हेल्प यू। ईपीएफओ के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, लास्ट मिनट रिवीजन में, कॉन्सेप्ट्स में, सारी चीज़ों में ये आपकी कंप्लीटली हेल्प करने वाला है। ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि यूपीएससी ईपीएफओ के पेपर में रिसेंटली पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जो पहला सवाल है वो देखिए, इसमें कह रहे हैं कि गांधी जी ने पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहाँ दिया जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। आपको पता होगा कि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आ जाते हैं। तो भारत आने के बाद सबसे पहली किस पब्लिक गैदरिंग को गांधी जी विजिट करते हैं? बॉम्बे यूनिवर्सिटी को, खेड़ा को, चंपारण को या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को? तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में। ये आप देख सकते हो सीआईएसएफ के पेपर में पूछा गया है। इसमें इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी का पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस किस शहर में हुआ था। फिर इन्होंने ईपीएफओ वाला जो सवाल है वो तुम देख ही रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, एनडीए में ही पूछा गया था कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 20 सालों के बाद वापस भारत आते हैं तो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पे वो देते हैं। सेम क्वेश्चन है। और यहाँ भी आप देखो, सीडीएस में ही पूछा गया था कि फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी का कहाँ देखने को मिलता है। इन सब सवालों का आंसर सेम है, इनाग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनाग्रेशन होती है और इसी टाइम पे गांधी जी पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, फर्स्ट पब्लिक गैदरिंग को लीड करते होते हैं या यूं कहें कि उनमें शामिल होते हैं। 1915 में जब वो भारत आते हैं, 1916 में ये फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में। और एक बहुत ही फायरी स्पीच वो देते हैं, बताते हैं कि किस तरह से प्रिंसेस, एलाइट्स एक्स्ट्रा वेजेंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भारत देश में खर्च कर रहे हैं, और एक तरफ जो दूसरा सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा गरीबी में दबा हुआ है। राइट। तो इवेंट्स की अगर बात करें, 1915 में क्या होता है, 1915 में क्या होता है, रिटर्न करते हैं गांधी जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1916 में हम देखते हैं कि फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह है जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है विद सत्याग्रह इन इंडिया। राइट, ध्यान रखिएगा, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिलता है। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो पीवाईक्यू है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं पीवाईक्यू के, अभी देखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू से नहीं है, बाकी के ज़्यादातर सवाल पीवाईक्यू से देखने को मिल रहा है। तो इसमें कह रहा है 1931 में किसकी लीडरशिप में एक स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप की गई गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में? यदुनंदन शर्मा, सहजानंद, शीतला सहाय और तिलका मांझी। और इस क्वेश्चन का सोर्स जो है बहुत सारे बुक्स में कवर्ड है, इंक्लूडिंग विपिन चंद्रा। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस एंग्सियस थी, कांग्रेस को काफ़ी स्ट्रेस था कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी अगर होने लग गया देश में, तब तो फिर आज़ादी वाला मुद्दा ही बहुत दब जाएगा। राइट। तो जवाहरलाल नेहरू जी के इन्फ्लुएंस में जो यूनाइटेड प्रोविंस है वो नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट्स की बात करती है। यानी जो किसान हैं वो बहुत उम्मीद से कांग्रेस को देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, देखिए हर किसी के लिए भारत देश में उस टाइम की सिचुएशन में अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही बेसिक सर्वाइवल के लिए जूझ रहे थे। एक सेक्शन ऐसा था पीजेंट्स का, यानी जो प्रॉपर खेती कर रहे हैं खेतों में जाकर, उनका ये प्रॉब्लम था कि जो टैक्सेस है, जो रेवेन्यू है, रेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे। वो कैसे भी करके अगर कम हो जाए तो थोड़ी और या यूं कहें थोड़े और पैसे बच जाए, थोड़े और खाने की चीज़ें बच जाए, ये उनका बेसिक मुद्दा था। तो पीजेंट्स कांग्रेस को देखते हैं कि रिड्रेसल होगा उनके ग्रीवेंसेस का, उनकी समस्याओं का, और कांग्रेस लीडरशिप भी जमींदार को डिस्प्लीज करने के लिए रेडी नहीं थी। अब देखो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट समझो, एक तरफ है जमींदार, दूसरे तरफ है पीजेंट्स। अब कांग्रेस के पास ये चैलेंज है कि पीजेंट्स के अगर इशू को लेती है तो जमींदार से कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा। तो जमींदार से कॉन्फ्लिक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है अगर पीजेंट्स के हितों की बात हो रही है तो? बट यहाँ पे कैच है, बात यह है कि कांग्रेस लीडरशिप अभी जमींदार को इस पॉइंट ऑफ टाइम में डिस्प्लीज नहीं करना चाहती थी। और क्योंकि जमींदार पहले से जुड़े हुए हैं, आप देखो कांग्रेस की जब एग्जिस्टेंस आई उससे 10-20 सालों पहले से ही जो ग्रुप्स एसोसिएशन बन रहे थे उनमें जमींदार क्लास का हैवी इन्फ्लुएंस था।
तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन था कांग्रेस का, उन्होंने ये कहा कि जो नॉन रेंट कैंपेन की आप बात कर रहे हो, जो लैंड रिफॉर्म्स को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हो कि बिल्कुल ज़मीनें सारी एक जगह हो जाए, सही तरीके से बंटवारा हो और किसानों को सही तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा मिले, इन सब चीज़ों की आप बात करो, इसे अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए और ये मुद्दा अभी हमें नहीं उठाना चाहिए। इसी टाइम पे बिहार में देखो तो कांग्रेस कॉन्सिडरेबल इन्फ्लुएंस में रहती है जमींदार के, जो बात अभी मैंने आपको बताई बिहार और बंगाल वाले रीजन में। देन जो गवर्नमेंट है वो खुद ही उन्हें लगता है कि कोई नॉन रेंट कैंपेन की पॉसिबिलिटी नहीं है बिहार में। देन स्टोरी में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की एंट्री होती है, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। तो ये गांधी जी के इन्फ्लुएंस में पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के विचारों से कोई मेल नहीं रखते। बात कुछ ऐसी है कि उन्हें लगता है कि जो हमारी सभा की पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट होगी। ये जो डिसइल्यूजनमेंट है वो उन्हें कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव कर देता है, मतलब वो रिलेट ही नहीं कर पाते कांग्रेस के आइडिया से, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कांग्रेस कर क्या रही है। आखिर जो उस टाइम पे आईएनसी बनी है वो लोगों के हितों की बात तो कर रही है, बट एक साइड में जमींदार क्लास को डिस्प्लीज करने से डर रही है। देन किसान सभा मूवमेंट देखने को मिलता है गया में लाटर मंथ्स ऑफ 1931 अंडर द लीडरशिप ऑफ जदुनाथ शर्मा। जदुनाथ शर्मा जी ऑर्गेनाइज करते हैं पीजेंट्स को लोकली और बताते हैं कि इस तरह से हम ग्रीवांसेस को लेंगे, रेंट्स वगैरह को कम करेंगे। और जो पीजेंट्स मूवमेंट में जान आ जाती है, अभी जो हम बात कर रहे थे ना पीजेंट्स वर्सेस जमींदार की, तो पीजेंट्स मूवमेंट में जब जान आ जाती है तो ये देखा जाता है कि जो स्टेट की पॉलिटिक्स है वो भी प्रभावित हो रही है। जितने भी लीडिंग जमींदार हैं वर इन द जमींदार पीजेंट यूनिटी इन प्रेजेंटिंग न्यू लेजिस्लेशन, दिस यूनाइटेड पार्टी कंस्पायर टू डेवलप अ कॉम्प्रोमाइज मेजर कॉलिंग अ किसान सभा मीटिंग एट पटना इन 1933। तो पटना में किसान सभा ही बनती है 1933 में। और सहजानंद सरस्वती जी इस मोमेंट पे अनएक्सपेक्टेडली अराइव कर जाते हैं और ये जो कॉन्स्पायरेसी हो रही होती है एक तरह से, उसे फेल कर देते हैं। और इसी के बाद देखा जाता है कि रियल किसान सभा मूवमेंट की शुरुआत देखने को मिलने लगी है। राइट, तो यहाँ तो यही पूछ रही है कि गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में 1931 में एक स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट किनके नेतृत्व में होती है, तो ये यदुनंदन शर्मा जी या जदुनाथ शर्मा जी के नेतृत्व में देखने को मिलती है। सो आंसर इज ऑप्शन है। काफ़ी कैची क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग सहजानंद सरस्वती जी के साथ जाएंगे, बट आप देखो ये 1931 ईयर को स्पेसिफाई कर रहा है और यहाँ पे 1933 के बाद सहजानंद सरस्वती जी एंटर करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, या यूँ कहें कि इस किसान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीरपुर रिपोर्ट किन्होंने प्रस्तुत किया? मुस्लिम लीग ने, यूनियनिस्ट पार्टी ने, अहरार पार्टी ने, या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग। और ये हर एक बुक में कवर्ड है, हर एक सोर्सेज में कवर्ड है। 1937 में ये होता है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 2 साल बीत गए हैं, है ना, तो प्रोविंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज काफ़ी सारे प्रोविंसेस में आ जाती है। बिहार, यूपी, बॉम्बे, बहुत जगहों पे कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनती है। और जो मुस्लिम लीग है उस टाइम पे जिन्ना परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब लीड कर रहे होते हैं मुस्लिम लीग को, ये सही तरीके से परफॉर्म नहीं करती है, पॉलिटिकली साइडलाइन हो जाती है। और ये क्लेम करने के लिए कि मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, जो मुस्लिम लीग है वो अपने ग्रीवांसेस के लिए एक डॉक्यूमेंट लेके आती है। समझ रहे हो आप पूरी इवेंट को? तो ये पीरपुर रिपोर्ट के नाम से एक पर्टिकुलर रिपोर्ट लाते हैं। उस रिपोर्ट का वैसे नाम होता है रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी कमिटी ऑफ द मुस्लिम लीग, और ये 1938 में आती है। और इसे हेड कौन कर रहे होते हैं ये ध्यान रखिएगा, हेड कर रहे होते हैं सैयद मोहम्मद पीरपुर, इसी वजह से नाम पड़ता है पीरपुर रिपोर्ट। अब पीरपुर रिपोर्ट में क्या क्या एलिगेशन लगाए जाते हैं? पहला ये कहा जाता है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंटी मुस्लिम है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अगेंस्ट मुस्लिम इन एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब्स एंड एजुकेशन। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर ओवरऑल एस्पेक्ट क्या था पीरपुर रिपोर्ट का। और इससे मुस्लिम लीग का जो प्रोपेगेंडा है उसे और स्ट्रेंथनिंग मिलती है, और जिन्ना खुद को प्रोजेक्ट कर पाते हैं कि वो सोल स्पोक्समैन है मुस्लिम्स के, और 2 नेशन थ्योरी प्रोपेगेंडा वगैरह इसे बढ़ाया जाता है आगे। तो इस हिसाब से आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है, और एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा? तो गांधी एज महात्मा बुक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। महादेव देसाई, शाहिद अमीन, लुइस फिशर और डेविड आर्नोल्ड। तो ये भी थीम्स एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, जो मैंने कंप्लीट पढ़ाई है यूट्यूब पे। देखिए बात कुछ ऐसी है कि बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे होते हैं गांधी जी से रिलेटेड। तो एक टाइम ऐसा आता है गांधी जी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है और वो चीज़ मिक्स हो जाती है र्यूमर्स के साथ। जैसे गोरखपुर में एक व्यक्ति चरखा को लेकर सवाल उठाते हैं कि चरखा की क्या नीड है, तो उनके घर में आग लग जाती है
है ना, मतलब जो गांधी जी का विरोध करेगा उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ऐसी चीज़ें, ऐसे र्यूमर्स फैल रहे थे। अप्रैल 1921 में कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति कहता है कि आप रुक जाओ, ये गैम्बलिंग वगैरह गलत है। तो इसमें से जो ग्रुप में से एक इंसान रहता है वो ये कहता है कि हम नहीं रुकेंगे, इनफैक्ट वो गांधी जी को अब्यूज़ कर देता है। अगले दिन उसकी खुद की बकरी को उसके ही 4 कुत्तों के द्वारा बिटेन यानी काट लिया जाता है, राइट। तो बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे थे। इनफैक्ट आप देखो गोरखपुर के ही एक गांव में किसान कह रहे थे सारे ग्रुप्स पीजेंट्स का कि हम लिकर को छोड़ देंगे। इसमें से एक व्यक्ति इस प्रॉमिस को नहीं मानता है। अब जैसे ही वो लिकर शॉप की ओर बढ़ रहा होता है, ब्रिक बैट्स स्टार्टेड टू रेन इन हिज पाथ, और जब वो गांधी जी का नाम लेता है तो ब्रिक बैट रुक जाते हैं। दैट मीन्स कि बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, बहुत सारी जो घटनाएं हैं, बहुत सारे जो ह्यूमर्स हैं वो गांधी जी से जोड़े जा रहे थे। और ये चीज़ शाहिद अमीन जी की बुक में गांधी एज महात्मा के नाम से देखने को मिलती है। बहुत ही फेमस है ये बुक और ऑथर भी काफ़ी फेमस है। गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। नाम है इनका शाहिद अमीन। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की आज़ादी के टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं JB कृपलानी। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ये बहुत ही आसान सवाल है। अगला देखिए, स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर कौन थे? सी राजगोपालाचारी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य नरेंद्र देव। तो ये स्वतंत्रता पार्टी बहुत सारे बुक्स में कवर्ड मिलेगा इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रम। तो 1959 में ये होता है। स्वतंत्रता पार्टी एक नॉन सोशलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और सेक्युलर कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में आती है। और यहाँ पे लीडर्स का नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया है। मीनू मसानी जी काफ़ी बड़े लीडर थे। NG रंगा है, KM मुंशी जी, बहुत सारे वेटरन कांग्रेस लीडर हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। और ये जो सोशल बेस होता है पार्टी का वो नैरो होता है, मतलब इसमें बहुत सारे जो ग्रुप के लोग हैं वो एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस क्लास के लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से डिसकंटेंटेड होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। इसके अलावा लैंडलॉर्ड, जागीरदार, प्रिंसेस वगैरह हैं। देन एक्स लैंडलॉर्ड हैं जो कैपिटलिस्ट फार्मर के रूप में टर्न कर गए हैं, और कुछ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो ये स्वतंत्रता पार्टी का ओवरऑल एस्पेक्ट है, राइट। 1959 में ये बनती है। और फाउंडर कौन है? तो अभी जैसे हमने डिस्कस करा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है कांग्रेस से ऑफिशियली, क्योंकि वो उनके विचारों से मेल नहीं खाता है। स्वतंत्रता पार्टी ने नाइट वॉचमैन या लेजिस फेयर की बात करी। आप जानते हो बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है ये, तो जो फ्री एंड प्राइवेट एंटरप्राइज की बात करता है और स्टेट के एक्टिव रोल का विरोध करता है ना। और इसी तरह से ये पार्टी नॉन अलाइनमेंट की बात करती है। तो कुल मिलाकर के जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं उनके हेड में ये स्वतंत्रता पार्टी देखने को मिलती है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो पार्टीज पे क्वेश्चन आते हैं, हमने डिस्कस करा है बहुत अलग से। 2018 सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन में कौन थी? स्वतंत्रता पार्टी। तो अगर आपको ये पता है कि नहीं, स्वतंत्रता पार्टी नहीं थी, मतलब इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि ऑपोजिशन में सिंगल लार्जेस्ट बन जाए, तो अगर आप इसे एलिमिनेट करते हो आंसर आ जाता है। और अगर यहाँ पे थोड़ा और रिसर्च कर लिया जाए कि आखिर ये स्वतंत्रता पार्टी किनकी थी, है ना, इनके फाउंडर कौन थे और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे इस पार्टी के, और कब एग्जिस्टेंस में आती है, बस ये 2-3 बातें अगर हम पता कर लें तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझें। इसे PYQ करना इनफ नहीं है, उनके ऑप्शंस को थोड़ा डिटेल में समझ लेना एंड देन उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाकी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो यही हमारा बेसिक अप्रोच है हर बैचेज में, इनफैक्ट यूट्यूब के वीडियोज़ में भी। अगला देखिए, निर्गुण भक्ति के बारे में ये सवाल है कि ये किनको रेफर करता है? सेवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप को, यानी जो भगवान शिव की आराधना होती है, भगवान विष्णु की आराधना होती है, इनकारनेशन वर्शिप यानी अवतार वाली पूजाएं, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप यानी वही कि गॉड का कोई फॉर्म नहीं होता, उस चीज़ की वर्शिपिंग। तो निर्गुण भक्ति पे हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया है। आप ये देखो, एक तो भक्ति मूवमेंट करके जो फाइल है उसमें हमने बहुत डिस्कशन किया था, और इसके बाद थीम NCERT में भी ये डिस्कस्ड है। तो पहले ये देख लेते हैं कि भक्ति मूवमेंट की जो टॉपिक है, जो YouTube पे भी आपको मिल जाएगी, ये समग्र बैच का पार्ट है लेकिन डेमो के रूप में मैंने शेयर की है। भक्ति मूवमेंट बाय फैसेट्स ऑफ UPSC, YouTube पे आप ये सर्च करेंगे तो ये देखने को मिल जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें भक्ति ट्रेडिशन की, तो इसे हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सगुण। देखिए, हिंदी में जो वर्ड सा है कि जिनके साथ जुड़ता है, तो इसका मतलब साथ होता है। तो गुण के साथ वाली जो वर्शिपिंग है, गुण का मतलब यहाँ पे कोई कैरेक्टर और बाकी चीज़ों से नहीं बल्कि फॉर्म की बात कर रहे हैं, रूप की बात कर रहे हैं। तो सगुण वर्शिप का मतलब एट्रीब्यूट्स के साथ वाले, और निर्गुण का मतलब बिना एट्रीब्यूट्स के, यानी
किसी स्पेसिफिक डाइटीज़ की हम वर्शिपिंग करते हैं, जैसे भगवान शिव हो गए, विष्णु हो गए, राइट, उनके अवतार हो गए, तो वो होते हैं सगुण वर्शिप। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि गॉड का कोई फॉर्म नहीं होता, राइट, तो वो कहलाता है निर्गुण भक्ति। तो यहाँ पे एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब वही है कि एक गॉड का फॉर्म है जो कि ह्यूमन से जुड़ा हुआ है ना, तो वो होता है सगुण। और निर्गुण जो है वो ये कहलाता है कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग की बात की जा रही है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है। तो कुछ ऐसे भक्ति सेंट्स आए जिन्होंने ये कहा कि भगवान का कोई रूप, रंग, आकार तो होता नहीं, तो वो कहलाए निर्गुण भक्ति सेंट। बहुत सारे निर्गुण भक्ति सेंट हैं, कबीरदास जी हैं, दादू दयाल जी हैं। और इसी के ऑपोजिट हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे भक्ति सेंट्स आए जिन्होंने ये कहा कि भगवान के अवतार होते हैं, जैसे भगवान शिव हो गए, विष्णु हो गए, और उनकी वर्शिपिंग करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्ति सेंट्स हैं जो सगुण वर्शिपिंग की बात करते हैं, जैसे तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, बहुत सारे हैं, राइट। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में है। और इसी के साथ ही बहुत सारे PYQs भी हैं जो पूछे गए हैं, तो डायरेक्टली हम उनमें जंप करते हैं। जैसे ये सवाल है कि निर्गुण भक्ति का क्या मतलब, जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। बट यही नहीं, और भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो निर्गुण भक्ति सेंस के ऊपर हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। जैसे एक क्वेश्चन तो ये है जो भी हमने देखा, देन इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था। ये देखिए CAPF में कि निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति से कौन अपना संबंध नहीं रखते हैं, कबीर जी, नानक, दादू, चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु जी भगवान कृष्ण के वर्शिपिंग से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो तीनों हैं, कबीर, नानक एंड दादू दयाल जी, ये निर्गुण भक्ति सेंट्स हैं, बहुत ही फेमस। तो NCERT में मेंशन है। अब देखो आप, सिर्फ भक्ति मूवमेंट पे हमने कितने सारे क्वेश्चन किए थे, 60-70 से ज़्यादा सवाल थे। तो ये PYQs में बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है, राइट। तो ये हो गए सारे सवाल। और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, निर्गुण भक्ति सेंस पे इतने ही सवाल हैं। और उलट बंसी एक टर्म है, वो भी पूछा गया, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये जो बात बता रहे हैं कि जो कबीर का जो बीजक है वो प्रिजर्व किया गया बाय द कबीर पंथ इन वाराणसी। देन कबीर ग्रंथावली है, वो दादू पंथ से एसोसिएटेड है राजस्थान में। बहुत सारे जो उनके कॉम्पोजिशन है यानी कबीरदास जी के, वो आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं। देन ये बताते हैं कि जो कबीरदास जी के पोएम हैं वो बहुत सारे डायलेक्ट्स लैंग्वेज में सर्वाइव किए हैं, जिसमें से एक स्पेशल तरह की लैंग्वेज देखने को मिलती है जो निर्गुण पोएट्स की लैंग्वेज है। तो जो निर्गुण पोएट्स है ना, वैसे भक्ति सेंट जो कहते हैं कि गॉड का फॉर्म नहीं होता, वो एक खास तरह की भाषा का यूज़ करते हैं। वो भाषा कहलाती है संत भाषा। और दूसरे जो भक्ति सेंट्स हैं वो उलट बंसी हैं। उलट बंसी का मतलब ये कि जो एवरीडे मीनिंग है उनको इन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब जो रियल मीनिंग है उनसे ऑपोजिट बात कही जाती है, ताकि अपसाइड डाउन सेइंग के थ्रू चीज़ों को आसानी से समझाया जा सके। तो ये बात है। अब आपने भी सुना होगा कबीरदास जी के दोहे, उनमें जो जिस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही कॉमन डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि ये बात क्या होती है। जैसे ये देखिए, मैंने इनका रेफरेंस लिया था। कबीरदास जी ने कहा है ना कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। तो ये क्रिटिसिज्म करते हैं और यही कहते हैं कि चाकी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं देखने के। तो उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बीच। ना आप दोबारा से अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। आंसर इज ऑप्शन डी। आईने अकबरी के बारे में पूछ रहे हैं कि आईने अकबरी मुगल स्टेट के फ्रंटियर्स को किस तरह से प्रमोट करने की बात करते हैं। वो कहते हैं सोशल डिसहार्मनी जो इन्फ्लुएंस होती है बाय द व्हिम्स ऑफ नोबिलिटी। दूसरा, सिसेशन ऑफ द प्रोविंशियल यूनिट्स फ्रॉम सेंट्रल रूल। तीसरा, सोशल हार्मनी होनी चाहिए विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। चौथा, स्टैब्लिशमेंट हो एक रूल का जो कि रूरल रिपब्लिक हो और मुगल सुजरैनिटी को ओवरथ्रो कर दे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप एलिमिनेट कर पाए तो। देखिए, अगर हम आईने अकबरी की बात करें तो ये लिखा है अबुल फजल ने, है ना। अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी। अकबरनामा लिखा है, उसमें जो तीसरा पार्ट है वो आईने अकबरी कहलाता है। तो अब कोई भी कोर्ट पोएट अगर किंग के बारे में कुछ लिख रहा है तो किंग के ऑपोजिट जाकर तो नहीं लिखेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या ये मुगल सुजरैनिटी को ही हटाने की बात करेगा? बिल्कुल नहीं। तो डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। सोशल डिसहार्मनी की बात करेगा नोबेलिटी के अंदर। देखिए, नोबेलिटी में सोशल डिसहार्मनी नहीं, सोशल हार्मनी की बात की जाएगी ना। जो राजा के साथ वाले लोग हैं उनमें एक तरह की हार्मोनी हो, सामंजस्य हो, राइट। तो ये भी हो जाता है गलत।
सेसेशन ऑफ द प्रोविंशियल यूनिट, मतलब ये एक सेंट्रल यूनिट है, यहाँ से प्रोविंशियल यूनिट अलग हो जाए, मतलब वो अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लें, तो फिर राजा क्यों हैं, तो ये भी हो जाता है गलत। कभी भी वैसी बात तो नहीं करेंगे ना जो अलग होने की बात हो, वो तो चाहेंगे कि जो हमारे किंग हैं, जो हमारे अकबर महाराज हैं, वो और भी सारा किंगडम एसोसिएट कर लें, अबुल फजल के शब्दों में, है ना। तो इस हिसाब से सेकंड भी गलत। तो आंसर क्या बचा, ऑप्शन सी, सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास हो और उसके बीच सोशल हार्मनी देखने को मिले, और ये सोशल हार्मनी रूलिंग क्लास के द्वारा स्टैब्लिश की जाए। सो आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के साल्ट मार्च की बात कर रहे हैं। गांधी जी साल्ट मार्च टू डांडी वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो देखिए दांडी मार्च के बारे में हम सब जानते हैं, ये स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से। सो आंसर इज ऑप्शन बी। पहले भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी के मेंबर कौन नहीं थे। कांग्रेस पार्टी में जो सोशलिस्ट ग्रुप बना था उनमें से कौन मेंबर शामिल नहीं थे। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा और नरेंद्र देव। ये क्वेश्चन देखिए सीएपीएफ में पूछा गया 2018 में कि कांग्रेस में कौन सोशलिस्ट व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल। देन बहुत सारे सवाल और भी पूछे गए, लेकिन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो सीएपीएफ में पूछा गया 2021 में। तो इसमें पहला स्टेटमेंट यह है कि जो सोशलिस्ट टेंडेंसीज हैं नेशनल मूवमेंट में, इससे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है 1934 में, और ये देखने को मिलता है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी के लीडरशिप में। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो सोशलिज्म की बात करता है, सोशलिस्टिक आइडियाज़ को प्रमोट करता है, और जो सोशलिस्ट टेंडेंसीज बढ़ने लगी उससे 1934 में एक पार्टी बनती है, और उस पार्टी का नाम होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये पार्टी 1934 में बनती है और दो प्रमुख लीडर नरेंद्र देव जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और जयप्रकाश नारायण जी जुड़े होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, पहला बिल्कुल सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जो मेन लीडर हैं वो आचार्य नरेंद्र देव जी और जयप्रकाश नारायण है। दूसरा कह रहे हैं 1936 में जवाहरलाल नेहरू ये अर्ज करते हैं कांग्रेस को, यानी बेसिकली कांग्रेस को ये मनाने की कोशिश करते हैं कि आप सोशलिज्म को अपने गोल के रूप में अडॉप्ट कर लीजिए और पीजेंट्री और वर्किंग क्लास को साथ लेकर आइए। तो ये दो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे दोनों सही हैं, आसान क्वेश्चन है। आप जानते हो नेहरू जी सोशलिस्ट थे बाय प्रिंसिपल, तो ये बात ये डेफिनेटली कर रहे थे, और पहला भी सही है। देन ये देखो सिविल सर्विसेज 1996 में पूछा गया था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, यानी मेन लीडर कौन थे। एमएन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम थन्नू पिल्लई और आचार्य नरेंद्र देव। तो अभी हमने पढ़ा आचार्य नरेंद्र देव जी एक बहुत ही फेमस लीडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। देन ये देखिए सोशलिस्ट व्यू को किन्होंने रिप्रेजेंट किया, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल। तो आप समझ ही रहे हो इसका आंसर ऑप्शन बी है नरेंद्र देव। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो जयप्रकाश नारायण है, देन राजेंद्र प्रसाद जी, एनजी रंगा है और नरेंद्र देव है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, इन्होंने नॉट पूछा है, पहले ये आप ध्यान दीजिए नॉट पूछा है। तो अभी हमने पढ़ा जयप्रकाश नारायण जी और नरेंद्र देव जी ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, तो ये भी हट गए, ये भी हट गए, क्योंकि ये सोशलिस्टिक व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास बचे राजेंद्र प्रसाद और एनजी रंगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा लॉजिक अप्लाई कर पाएँ कि जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो खास तौर से गांधीयन विचारधारा से जुड़े हुए थे, है ना, और एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे, वो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, मॉडरेट पॉलिटिक्स और कोई तरह की सोशलिस्टिक या मार्क्सिस्ट वाली बातों पे नहीं मानते थे। इनका फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे था, रूरल रीस्ट्रक्चरिंग पे था, और गांधी जी के जो मेजर आइडियाज हैं जैसे नॉन वायलेंस हो गया, इन चीज़ों पे था। रेडिकल इकोनॉमिक चेंजेस लाने की बात तो सोशलिस्ट करते हैं, तो सोशलिस्ट की विचारधारा से मेल नहीं रखते थे। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो लेफ्ट विंग फैक्शन को दिखाती है। जयप्रकाश नारायण जी, नरेंद्र देव जी, एनजी रंगा हो गए, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मेकालेज 1835 मिनट वन एजुकेशन। तो आप जानते ही हो कि जो ब्रिटिश टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था उसको लेके जो एक्ट्स आए, जो माइन्यूट्स आए, पॉलिसीज आए, उनको लेके बहुत सवाल बनते हैं, है ना। तो सारी बुक्स में ऑलमोस्ट ये कवर्ड है, और हमने भी इसे डिटेल में डिस्कस किया है बैच के अंदर भी इनफैक्ट, और ये यूट्यूब पे भी कई बार इस तरह के सवाल हमने डिस्कस किए हैं। अगर हम बात करें मेकाले मिनट की तो ये आता है 1835 में, और ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री में। और जो ये मिनट है वो यही एम करता है कि जो एंजलिसिस्ट है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हो जाती है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है
वो किस तरह से चले। तो दो तरह के लोग इसमें बढ़ जाते हैं। एक होते हैं एंजेलिसिस्ट, जो वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश के सपोर्ट करते हैं कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जबकि दूसरी कैटेगरी यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट की। तो जो ओरिएंटलिस्ट है वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, यानी जो पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज है, एक खास जगह की जो लैंग्वेज है वो यूज की जानी चाहिए इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन में, राइट। तो ये डिफरेंस था और इसको लेके काफ़ी डिबेट होता है। मैकाले बात करता है एंजेलिसिस्ट की, एंजेलिसिस्ट को सपोर्ट करता है ये, और इनका कहना होता है कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होना चाहिए और कुछ गवर्नमेंट फंडिंग भी मिलनी चाहिए जिससे वेस्टर्न साइंसेस को, लिटरेचर को बढ़ावा मिल सके। समझ आ गई बात। तो इंग्लिश को ये बात करते हैं एजुकेशन में शामिल करने की कि मेजर जो मीडियम होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए, और इस तरह से इंग्लिश को स्टैब्लिश कर दिया जाता है एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और इंडियन लैंग्वेजेस को साइडलाइन कर दिया जाता है। मैकाले का वही मानना रहता है कि जो इंडियन लर्निंग है वह खास तौर से सोशल साइंसेज और जो फिजिकल चीज़ों पे बेस्ड है वो इन्फीरियर है यूरोपियन लैंग्वेज के मुकाबले। टिपिकल वेस्टर्न माइंडसेट आप समझ ही सकते हो। और जो गवर्नमेंट का फोकस था वो यही था, मास एजुकेशन को बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट ने यही फोकस करा, ओबियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बढ़ाए जाएं और खास तौर से प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो पता है इसको लेकर के जो बातें उठती हैं कि एक खास तरह के क्लास को क्रिएट करने की कोशिश की गई जो कि इंग्लिश हो, जो कि इंडियन हो ब्लड में, ब्लड एंड कलर में, बट इंग्लिश हो टेस्ट, ओपिनियन, मोरल और इंटेलेक्ट में, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश मीडियम में टीचिंग की बात करता है, लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग की बात करता है, वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हायर एजुकेशन इसकी बात ये करता है। तो आंसर इसका डी है क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है। यहाँ कह रहे हैं टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल, नहीं गलत। ये कहता है मैकाले का मिनट खास तौर से कि वेस्टर्न टेक्स्ट को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में। तो ये तीनों सही हैं और डी गलत है, आंसर इज ऑप्शन डी। और अभी यहाँ पे हम इनके क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं इस वजह से, और हम इन्हें सेपरेट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज सिर्फ एक ही वीडियो अलग से बन जाएगी ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर या एजुकेशन की हिस्ट्री के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनल स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया? अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, कृष्ण कुमार मित्रा और लाला लाजपत राय। दोस्तों आप जानते ही हमारे देश की आज़ादी को लेके दो ग्रुप में लोग बटे हुए थे, एक तो मॉडरेट्स थे और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे। तो मॉडरेट्स वही सिंपल मेजर्स की बात कर रहे थे, बट एक्सट्रीमिस्ट हार्श मेजर्स लेने की बात कर रहे थे देश की आज़ादी को लेके। तो अगर आपको ये पता है कि इनमें से एक्सट्रीमिस्ट कौन है तो हमारा काम बन जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे बुक्स में एनसीईआरटीज वगैरह, आप विपिन चंद्रा की बुक में भी आप देखो तो इन्होंने बताया है कि जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट वाज द वर्क ऑफ एंटायर नेशनल लीडरशिप ऑफ बंगाल एंड नॉट ऑफ एनी वन सेक्शन ऑफ द मूवमेंट। तो ये एंटायर नेशनलिस्ट लीडरशिप के हाथों में आया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट। हर तरह के लोग नाराज थे पार्टीशन से, और इसी में हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इनिशियल स्टेज में तो मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, और बाद में देखते हैं हम कि मिलिटेंट और रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट लाटर स्टेजेस में इस पर्टिकुलर मूवमेंट को लीड करने लगते हैं। तो इनफैक्ट दोनों मॉडरेट और मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन मिलिटेंट नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, तो इसका आंसर क्या है? कृष्ण कुमार मित्रा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और कृष्ण कुमार मित्रा, ये जो दो लीडर्स हैं ये मॉडरेट्स हैं, है ना। ये दो मॉडरेट लीडर हैं और इनिशियल स्टेज में इन्हीं के हाथों में अथॉरिटी थी, और बाद में ये लोग कोऑपरेट करके एक दूसरे का साथ दे करके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इस पर्टिकुलर मूवमेंट को लीड करते हैं। बाकी अश्विनी कुमार दत्त जी का नाम और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, ये बहुत ही फेमस तीनों नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के लीडर्स हैं, या यूं कहें कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इनके बारे में बताता हूं क्योंकि ये पहले भी पूछे गए हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें मिलिटेंट नेशनलिस्ट के अंदर तो बाल गंगाधर तिलक जी का नाम आता है। वो ट्रायो आपने सुना ही होगा, जिनमें तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल जी हो गए, इसके अलावा लाला लाजपत राय जी हो गए और बिंदु घोष हो गए। ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं और इन्हीं के सपोर्टर में हम देखते हैं कि अश्विनी कुमार दत्त जी हैं, कृष्ण कुमार मित्रा हैं, राज नारायण बोस हैं, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। मॉडरेट्स में आप जानते हो दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता,
तो यहाँ पे मॉडरेट्स का जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का है, पेटिशन का है, रिप्रेजेंटेशन का है ना। और ये ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में बिलीव करते हैं और ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं, है ना, सुधार की बात करते हैं, इमीडिएट स्वराज की बात नहीं करते हैं। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कहते हैं कि बॉयकॉट होना चाहिए, है ना, स्वदेशी की बात करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं और ये स्वराज के को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अपना मुद्दा रखते हैं। और ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वही अलग बनाता है इस दो स्कूल ऑफ थॉट को। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी मिली होगी, ऐसे क्वेश्चन आप अपना नेक्स्ट टाइम से टैकल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अश्विनी कुमार दत्त जी की, तो ये बंगाल से थे और इनके बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि इन्होंने कौन सा पर्टिकुलर मूवमेंट लीड किया था। तो इनका नाम है स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति इन्होंने फाउंड किया था और नाम से ही समझ आ रहा है स्वदेशी की ये बात कर रहे हैं इस समिति में। तो ये बॉयकॉट करते हैं जो ब्रिटिश एजुकेशन है बाकी चीज़ों का। और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर जी बहुत ही फेमस मराठी ऑथर हैं और फ्रीडम फाइटर हैं और इन्होंने बहुत सारा जर्नल्स भी निकाला जिनमें निबंध माला एक इम्पॉर्टेंट है। जर्नल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पत्रिकाओं के ऊपर, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, निबंध माला, जो कि सोशल एविल्स और ब्रिटिश रूल को अटैक करता है। देन इसके बाद कृष्ण कुमार मित्रा जी संजीवनी के एडिटर थे, संजीवनी, और ये न्यूज़पेपर थी। देन बॉयकॉट, स्वदेशी, इनके वोकल सपोर्टर हैं। लाला लाजपत राय जी की बात करें तो ये लाल बाल पाल ट्रायो के अंदर हैं, आप जानते ही हो, और जलियांवाला बाग मैसेकर को लेके प्रोटेस्ट करा इन्होंने और बाद में साइमन कमीशन के टाइम भी इनका प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। ये भी एक क्लियर मिलिटेंट नेशनलिस्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियोतवारी एरियाज के सिचुएशन को लेके ये क्वेश्चन है और कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास होते हैं मनी लेंडर के हाथों में, मर्चेंट्स के हाथों में और रीच पीजेंट्स के हाथों में, जो यूजुअली टीनेंट्स के सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं। टीनेंट्स का मतलब वही किराएदार आप कह लो। दूसरा कह रहे हैं लैंडलेस लेबरर लैंड ओनर बन जाते हैं, यानी जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जो बस काम कर रहे थे, खेती हर श्रमिक थे, बस खेतों में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो लैंड ओनर बन जाते हैं, ज़मीनों के मालिक बन जाते हैं। तीसरा ये कि जो लीजिंग आउट की प्रैक्टिस है लैंड टीनेंट्स को देने की, वो रुक जाती है। और चौथा ये कि लैंड लॉर्डिज्म टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी जो लैंडलॉर्ड बनने की जो बात है वो वाली चीज़ खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो रेवतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, इन पे बहुत सारे सवाल आते हैं। ये टॉपिक हमने अलग से डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ रेवतवारी सिस्टम के बारे में, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर लें। देखिए, अगर हम बात करें रेवतवारी सिस्टम की, तो ये मद्रास, बॉम्बे, असम, इन रीजन्स में देखने को मिलता है। और टॉमस मुनरो का नाम ध्यान रखिएगा, टॉमस मुनरो ने ही शुरू किया है। और डायरेक्ट सेटलमेंट था गवर्नमेंट और रेवत के बीच, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। रेवत का मतलब जो कल्टीवेट कर रहे हैं ना, उनके बीच और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच डायरेक्ट सेटलमेंट था। तो रेवत जो है यहाँ पे लैंड ओनर थे, इनके पास राइट था कि वो सेल करें, मोर्टगेज करें, गिफ्ट करें लैंड को, तो इस हिसाब से डायरेक्ट सेटलमेंट देखने को मिल रहा था। बट रेवेन्यू डिमांड यहाँ पे बहुत हाई था, पीजेंट्स डेप्ट में, कर्ज में फंस जा रहे थे, और इस रेवेन्यू को पे करने के लिए रेवट्स जो है वो अपने लैंड को बेचना पड़ रहा था उन्हें, राइट। और ये किन्हें बेचेंगे, आप समझ रही हो, मनी लेंडर को बेचेंगे, मर्चेंट्स को बेचेंगे, रिच पीजेंट्स को बेचेंगे। अब जो नए मालिक बन जाते थे ना, वो लीज आउट कर देते थे टीनेंट्स को या हायर कर लेते थे लेबर्स को। तो समझ आ रही है आपको बात। तो ये जो कह रहे हैं ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास इनटू द हैंड ऑफ मनी लेंडर, तो अब समझ आई बात कि बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा मनी लेंडर के हाथों में क्यों जाने लग गया, क्योंकि इतनी हाई डिमांड थी रेवेन्यू की कि उन्हें पर्टिकुलरली मजबूरी में आकर बेचना पड़ रहा था। अब बेचने के लिए कौन खरीदेंगे, मनी लेंडर, मर्चेंट्स, रीच पीजेंट्स वगैरह, जो टीनेंट्स की सर्विसेज को यूटिलाइज करते थे। मतलब ज़मीन खरीद ली, उसके बाद किराए पे लगा दिया कि आप खेती कर लो। तो इस हिसाब से चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो यही सही है, बाकी गलत है। आप देख लो लैंडलेस लेबरर की हालत तो बहुत ख़राब है, और लीजिंग आउट वाली बात तो और देखने को मिली। लैंड लॉर्डिज्म तो कहाँ ही ख़त्म हुआ है। अब ये सारा कुछ मैंने आपको 1 पेजर नोट्स में शेयर भी किया था, एक पेज में सारी चीज़ें डिस्कस की थी हमने। ये देखो आप, ज़मींदारी पे, रेवतवारी पे, राइट, टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट करा। बहुत सारे सवाल हैं PYQ के, राइट, उन्हें आप एक बार कवर कर लेंगे तो बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। देन रेवतवारी एक डिफरेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जब मुनरो को भेजा गया मद्रास और बाकी रीजन में, तो उसने देखा कि नॉर्थ इंडिया की तरह यहाँ पे कोई बड़े बड़े ज़मींदार नहीं हैं, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट सेटलमेंट किया जा सकता है कल्टीवेटर्स के साथ।
बेसिक फीचर वही थे कि जो कल्टीवेटर है उन्हें ऑनर मान लिया जाएगा और जो टैक्स पेएबल होंगे हर एक फील्ड में गवर्नमेंट ऑफिसर डिसाइड करेगा। और यहीं पे मेन प्रॉब्लम आ रही थी, कोई फिक्स रेट नहीं था, बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे थे, बहुत ही हार्श मेथड का यूज़ किया जा रहा था उन टैक्सेस को, उन रेवेन्यू को वसूलने के लिए, और ये परमानेंट नहीं था जैसा कि हमने देखा। डिमेरिट क्या, वही कल्टीवेटर ओनर नहीं है, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू है, प्री कट असेसमेंट है, यानी बहुत सारी जगहों पे सर्वे नहीं देखने को मिला। जमींदारी आप अलग से पढ़ लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और महलवारी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स इन द कांग्रेस पार्टी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू। इसी तरह का सवाल सीडीएस में ही पूछा गया 2022 में, नो चेंजर ग्रुप से कौन अपना संबंध नहीं रखते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया जाता है तो कांग्रेस फ्यूचर स्ट्रेटजी को लेके दो ग्रुप्स में बढ़ जाती हैं। पहला ग्रुप होता है नो चेंजर्स का, नाम से ही समझ आ रहा है ये गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में स्टिक रहते हैं और कोई चेंज लाने की बात नहीं करते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप होता है स्वराजिस्ट का। स्वराजिस्ट ये कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और लेजिस्लेचर में एंटर करेंगे ताकि जो ब्रिटिश की जो हार्श रियलिटी है उन्हें हम एक्सपोज कर सकें। तो ये डिफरेंसेस है। नो चेंजर में कौन कौन लीडर शामिल हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हैं, और इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल और एम.ए. अंसारी। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो आप डेफिनेटली आइडिया लगा सकते हैं कि गांधी जी के आइडियाज़ में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं और कोई खास चेंज की बात नहीं करते हैं। जबकि स्वराजिस्ट में ऐसे लोग हैं जो जैसे C.R. दास जी हो गए, चित्तरंजन दास, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू जी हैं, N.C. केलकर हैं। तो ये जो लीडर्स हैं ना, ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, है ना, इलेक्शन लड़ेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री लेंगे। इसके अलावा मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जो प्रॉब्लम है उन्हें एक्सपोज करेंगे। गवर्नमेंट के जो अनफेयर मेजर्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है, पावर है, लेजिस्लेचर के अंदर है हम। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे दो ग्रुप के बीच। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं नो चेंजर का पार्ट कौन नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। तो अभी हमने पढ़ा कि मोतीलाल नेहरू तो स्वराजिस्ट थे, ये नो चेंजर के साथ नहीं थे। ये कह रहे थे कि हमें काउंसिल एंट्री लेनी है, तो इस वजह से आंसर इसका डी है। फिर यहाँ देखिए, ये जो पूछ रहे हैं कौन नो चेंजर ग्रुप से संबंध नहीं रखते, एम.ए. अंसारी, विठल भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और कस्तूरी रंगा अयंगर। तो यहाँ पे आंसर क्या है? विठल भाई पटेल। बाकी हमने देखा एम.ए. अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा अयंगर, ये सारे नो चेंजर्स के अंदर है ना। ये देखिए एम.ए. अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा अयंगर जी का नाम भी इसमें जोड़ दीजिए। तो ये जो है वो नो चेंजर्स हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है। इसके बाद ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं है? तो आप जानती हो, पैथिक, लॉरेंस, क्रीव्स और अलेक्जेंडर, ये तीन है। लॉर्ड वेवेल नहीं है ना। वेवेल जो है वो कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं है। देन यहाँ इन्होंने पूछा दोबारा बीपीएससी में कि कौन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं है, तो मैकडोनाल्ड नहीं है, बाकी ए.वी. अलेक्जेंडर, पैथिक, लॉरेंस और क्रिप्स हैं। तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये, आप समझ सकते हैं कि PYQs का रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा है और सही सोर्सेज अगर आप पकड़ के सही तरीके से कवर करें तो इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी बढ़िया एज आप ले सकते हैं। और अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये इनकी डिटेल्स हैं और इस नंबर से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या टेलीग्राम पे भी हमारी आईडीज़ मेंशन है, वहाँ से भी आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।